नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। निर्मल बैंक के कुणाल शाह हैं और एंजल वन से प्रथमेश माल्या हैं, जिनसे हम ओवरऑल कमोडिटी मार्केट का आउटलुक जानेंगे। और साथ ही आगे हमारे साथ दीपक पारिक भी होंगे, ग्लोबल ग्रेन्स एंड पल्सेस काउंसिल के फाउंडिंग कन्वीनर हैं। उनसे हम पल्सेस मार्केट का आउटलुक समझेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड को लेकर, क्योंकि घरेलू बाजार में सोना आज फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। फेड के फैसले का हालांकि यहाँ पर कोई असर नहीं हुआ। बाजार जिस तरह की उम्मीदें लगा रखा था उसी तरह का फेड का फैसला आया। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। 4.25 से 4.5% के रेंज में फेड ने दरों को बरकरार रखा है। लेकिन आगे दरों में कटौती में अब फेड जल्दबाजी नहीं करेंगे, उनकी कमेंट्री से ये साफ हो गया है। और अभी भी उनको महंगाई को लेकर चिंता है। लेबर मार्केट में उनको काफ़ी अभी भी मजबूती दिख रही है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो हॉकिश साउंड कर रहे हैं फेड चेयरमैन। उन्होंने कहा कि लेबर मार्केट की स्थिति काफ़ी अच्छी है, महंगाई अभी ऊंचे स्तर पर है और इकोनॉमी के हालात भी बेहतर दिख रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो दरों में आगे आसानी से कटौती के संकेत नहीं दिख रहे हैं। लेकिन गोल्ड देखिए, गोल्ड की जो तेज़ी है वो लगातार बनी हुई है। घरेलू बाजार में फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंच चुका है। कल शाम के सत्र में थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर दिखी, लेकिन फिर से आज रफ्तार के मूड में है। कुणाल जी, क्या लग रहा है आपको गोल्ड में? क्या फिर से ये तेजी बरकरार रहेगी? जल्दी हम नए लेवल्स दिखेंगे? और जी हाँ, ये लगातार नए पे नए लेवल्स टेस्ट करता हुआ दिख रहा है। और मेरा मानना ऐसा है कि जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं गोल्ड के लिए, जैसे डॉलर स्ट्रांग हुआ या जैसे चाइना डिमांड कम है, इंडिया डिमांड कम है फिलहाल, उसके बावजूद भी गोल्ड बढ़ रहा है। सो देर इज फियर इन द सिस्टम दैट ट्रम्प की पॉलिसीज क्या होगी, वेदर इट विल बी इन्फ्लेशनरी और नॉट। सो आई थिंक 1 फरवरी को वो अनाउंस करने वाले हैं, बट उसके पहले मार्केट स्टार्टेड टू सेंस दैट एंड मूविंग अहेड। सो मुझे अभी भी तेजी लग रही है। 82,000 के और हम जा रहे हैं शॉर्ट टर्म में, और बाई डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। अपनानी चाहिए। यहाँ पर जब भी गिरावट पे मौका आपको दिखे, खरीदे। ये तेजी और बढ़ेगी क्योंकि इनको लग रहा है कि अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है। यूएस की जो ट्रेड पॉलिसी है वहाँ पर कुछ भी साफ नहीं कि आगे क्या होगा, और जिस तरह के बयान आते हैं व्हाइट हाउस से, ये काफ़ी चिंता बनाती है और उसका फ़ायदा यहाँ पर गोल्ड को मिलेगा। चांदी बताइए कुणाल जी। चांदी हालांकि गोल्ड की तरफ उस तरह की तेजी अभी तक नहीं दिखी है, लेकिन आज अच्छी तेजी दिख रही है यहाँ भी। क्या लग रहा है चांदी में आगे क्या होगा सर? चांदी भी 94,500 की ओर जा रही है शॉर्ट टर्म में। चाइना का की ओर से डेटा खराब आया था, इसलिए थोड़ा नीचे आया था चांदी। 90,000 का बॉटम समझ के लॉन्ग कीजिए 94,500 के टारगेट्स के लिए। कि आपकी राय क्या है सोने और चांदी दोनों पर? प्रथमेश जी, अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को। मेरे ख्याल से गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही मोमेंटम तेजी का ही बन रहा है। इसमें नेक्स्ट पॉसिबल भाव 81,000 दिख रहा है इमीडिएट शॉर्ट टर्म में। तो गोल्ड के लिए मेरे ख्याल से 80,350 के करीब बाय करना चाहिए। 80,270 का स्टॉप, ऊपर में 80,600 के टारगेट। सिमिलरली सिल्वर में मार्च वायदा 91,850 पे एंट्री पॉइंट, 91,450 का स्टॉप, ऊपर में टारगेट 92,850 के लिए रहेगा। तो आपको लग रहा है खरीदे? 92,850 के टारगेट के लिए आप चांदी खरीदारी की सलाह यहां पर दे रहे हैं। कच्चे तेल की बात करते हैं। हफ्ते भर में 2.5% तक की नरमी और कल 1% तक की गिरावट यहां पर देखी थी। $76 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है। कच्चे तेल में और गिरावट दिख रही है क्या कुणाल जी? जी, कच्चे तेल में भी सेम ट्रम्प फैक्टर है। ट्रम्प इज कंटिन्यूसली पुशिंग यूएस ऑयल प्रोड्यूसर्स टू पुश मोर ऑयल। ओपेक के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि ऑयल नीचे आ जाए तो इन्फ्लेशन भी नीचे आए। ये कैलकुलेशन रहेगी उनकी। सो शॉर्ट टर्म में ऑयल भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर में ही रहेगा। 6350 के आसपास, 6340-50 के आसपास बेच के 6400 का स्टॉप लॉस रखिए, और 6220 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। तो ये राय क्रूड पर। आपकी राय क्या है प्रथमेश जी क्रूड पर? और ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या आपके पास आज? क्रूड में भी मोमेंटम मेरे ख्याल से काफी अच्छा करेक्शन हो चुका है एक बार के लिए। मेरे ख्याल से 6,500 तक वापस आने की पॉसिबिलिटी। ये खाली डे का ट्रेड है।
इसको कैरी फॉरवर्ड ना करे, 6270 के करीब इसको बाय करे, 6190 का स्टॉप लगाए, टारगेट ऊपर में 6470 के लिए रखे। 70 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह कच्चा तेल प्रथमेश जी की तरफ से यहाँ पर है। नेचुरल गैस आज के सत्र में पूरे ही नॉन एनर्जी मार्केट में सबसे ज्यादा तेज नजर आ रहा है, 2% से ज्यादा की तेजी है, 280 के करीब है। लेकिन फरवरी को लेकर जो टेम्परेचर को लेकर रिपोर्ट थी यूएस में कि वहां पर तापमान आगे बढ़ने वाले हैं और उसकी चिंता में बाजार नीचे आया था। कुणाल जी, क्या लग रहा है आपको नेचुरल गैस में यहाँ से? नेचुरल गैस आई थिंक थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, बिकॉज यूरोपियन नेचुरल गैस इज मेड ऑल टाइम हाई। तो यूएस से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वो कैलकुलेशन में थोड़ा 270 का स्टॉप रख के 276 पे बाई कीजिए। 285 290 के लेवल्स आते हैं, वहां पे प्रॉफिट बुक कर दिए। की तरफ से नेचुरल गैस को लेकर आप क्या कहेंगे? नेचुरल गैस में कोई ऑप्शंस का ट्रेड आज है क्या प्रथमेश जी? ख्याल से आउट ऑफ द मनी ऑप्शन 270 का बाई कीजिए, 18 रुपए के प्रीमियम पे, स्टॉप लॉस 14 रुपए का रखिए, टारगेट 28 की रखिए। तो आपको यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह सर, ये तो 270 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन आप खरीदने की, या 270 के स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है? ये तो सर इन द मनी है। यस, इन द मनी कॉल स्ट्राइक करना है। मेरे ख्याल से इसमें मोमेंटम तेज हो सकता है और इसमें आपको ज्यादा वोलेटिलिटी दिख सकती है। चलिए, तो 270 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 18 में 28 तक का टारगेट दे रहे हैं, प्रीमियम के लिए 14 का एसएलवी लगा लें। बात करते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में रेंज बाउंड कारोबार है, जिंक और कॉपर में दबाव है। एल्युमिनियम कल भी काफी तेज था, आज हल्की तेजी है, 252 रुपए के ऊपर एल्युमिनियम आ चुका है। लेड में हल्की तेजी है, 0.25% की, 180 के करीब है। कुणाल जी, बेस मेटल्स पर आपकी राय ओवरऑल क्या है और यहां से टॉपिक क्या निकल कर आ रही है? कुणाल जी, आपसे मेरा सवाल था बेस मेटल्स को लेकर। बेस मेटल में मुझे बहुत ज्यादा डाउनसाइड नजर नहीं आ रही है, पर मेन ट्रिगर आएगा वो चाइना की ओर से और यूएस की ओर से, क्या होगा इन दोनों के बीच में 1 तारीख को। सो आज 2 दिन बाकी है जहां पे ट्रम्प साहब टैरिफ अनाउंस करने वाले हैं। एज ऑफ नाउ ट्रम्प ने कहा है कि वो नहीं डालेंगे चाइना पे टैरिफ। सो इसकी वजह से मेटल का आउटलुक थोड़ा ठीक लग रहा है। एल्यूमिनियम में बाई कर सकते हैं आप 265 के टारगेट के लिए, कॉपर 840 के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सलाह आपकी तरफ से बेस मेटल। प्रथमेश जी, आपकी टॉपिक क्या होगी, क्या राय है? एल्युमिनियम पे अलग से राय दीजिए और कॉपर जिंक में क्या करें आज? मेरे ख्याल से कॉपर 840 तक वापस पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है, तो ये फरवरी वायदा जो है 826 के करीब बाई कीजिए, 822 का स्टॉप, ऊपर में 836 और 840 के लिए। और एल्यूमिनियम वैसे तो सारे मेटल स्पेक के साथ वैसे थोड़ा सा तेज हो सकता है, बट ज्यादा मुझे खास ट्रेड अपॉर्चुनिटी एल्यूमिनियम में दिखाई नहीं दे रही है, तो इसके लिए मैं एल्यूमिनियम पे सजेशन नहीं दूंगा। आप पोजीशन नहीं लेंगे, आपकी टॉपिक आज के लिए कॉपर है। चलिए, कुछ एग्री मार्केट की खबरें आपको बता देते हैं। गेहूं को लेकर अब खबर यह है कि गेहूं मार्केट में जिस तरह की तेजी दिख रही थी, इस तेजी के बाद अब यहां पर स्थिरता थोड़ी दिख रही है। शिकागो व्हीट फ्यूचर्स 3.25% की तेजी के बाद अब यहां पर हल्की नरमी दिख रही है। रूस से सप्लाई को लेकर चिंता है, तो ग्लोबल मार्केट में सप्लाई की चिंता है। घरेलू बाजार में यील्ड को लेकर चिंता है, जिससे दाम बढ़ गए थे। दिल्ली मंडी में गेहूं के दाम 3200 रुपए प्रति क्विंटल के पार निकल चुके हैं। रिटेल में गेहूं के दाम 35 से 40 रुपए के आसपास भी पहुंच चुके हैं। वहीं कॉर्न को लेकर खबर यह है कि कॉर्न की कीमतें 15 महीने की ऊंचाई पर है। महीने भर में ही कॉर्न की कीमतों में 8% से ज्यादा की तेजी यहां पर आई है। तो कॉर्न को लेकर यह खबर है। अर्जेंटीना में ड्राई वेदर की वजह से और ब्राजील में प्लांटिंग में देरी की वजह से कॉर्न की कीमतों में ये तेजी आई है। तो ये एक अहम खबर है एग्री मार्केट को लेकर। अब बात कर लेते हैं मसालों को लेकर। मसालों में कल अच्छी तेजी दिखी थी, लेकिन आज यहां पर सुस्ती दिख रही है। मसालों पर आपका ओवरऑल व्यू क्या है कुणाल जी? मसालों में आई थिंक कोरिएंडर तेजी है, हल्दी भी ये लेवल से तेज लग रहा है मुझे। जीरा में ऑलरेडी अच्छी खासी तेजी हो गई है। हल्दी और धनिया ये दोनों में लॉन्ग पोजीशन आप इनिशिएट कर सकते हैं। धनिया, ये आपको यहाँ पर लग रहा है कि मोमेंटम है, क्योंकि हल्दी को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर यील्ड को लेकर भी चिंता है और धनिया कैरी ओवर स्टॉक कम है, इस बार खेती भी कम हुई थी, तो ये यहाँ पर और जो मौजूदा भाव है वो एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी कॉम्पिटिटिव माना जा रहा है। खबर का रुख करते हैं, वो है पल्सेस को लेकर। पल्सेस को लेकर खबर ये है कि 2024 में
66 लाख टन से भी ज़्यादा दालों का इंपोर्ट हुआ है और 2023 की तुलना में ये 2 गुना से भी ज़्यादा है। 101% से भी ज़्यादा इंपोर्ट 2024, मैं कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हुआ है वो पीले मटर का, और उसके बाद चने का अगर परसेंटेज टर्म में देखें तो ये इंपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। 2023 में सिर्फ 1.31 लाख टन का चने का इंपोर्ट हुआ था, जबकि 2024 में 5.74 लाख टन का चने का इंपोर्ट हुआ। इसके अलावा पीले मटर का करीब करीब 30 लाख टन का इंपोर्ट हुआ है 2024 में, तुअर का 12.25 लाख टन से भी ज़्यादा, और उड़द और मसूर का भी काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट हुआ। इसी पर बातचीत करते हैं, क्यों हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। हम आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, ऊपर से हमारा जो शेयर है, इंपोर्ट का शेयर है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए दीपक पारीक है हमारे साथ, फाउंडिंग कन्वीनर हैं ग्लोबल ग्रेन्स एंड पल्सेस काउंसिल के। सर, क्या हो रहा है सर? इंपोर्ट तो तेज़ी से बढ़ रहा है, दाम भी नीचे से आ रहे हैं, उसके बाद भी इंपोर्ट पर कोई लगाम अभी नहीं लगाया जा रहा है। थैंक यू विश्व मोहन जी, मेरे को बुलाने के लिए। इसके अंदर सर ऐसा था कि जब इंपोर्ट खोला था तो कुछ रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हमारी पिछली क्रॉप इतनी अच्छी नहीं थी पल्सेस की, तो मार्केट के अंदर प्राइसेस काफी हाई थे। तो गवर्नमेंट ने एक सही डिसीजन लिया कि इंपोर्ट को खोल के हम ज्यादा से ज्यादा दाल हम ला सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि कंटिन्यूस एक्सटेंशन से अब इंडिया एक डंपिंग ग्राउंड बन गया है। विदेश के अंदर माल रखना महंगा है और सबसे ज्यादा भारत के अंदर ही पल्सेस कंज्यूम होती है, तो सारी विदेशी जितने भी एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने इंडिया को डंपिंग यार्ड बना दिया है। इसके अंदर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे अभी तो मसूर के अंदर जब 67 रुपीज का हमारा एमएसपी है और आज मंडी के अंदर किसान को 55 रुपया भी नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट सरकार भी अपना पुराना जो माल है 57-58 रुपए के आसपास, 56 से लेके 57-58 रुपए के आसपास के बीच में बेचने की कोशिश कर रही है। तो इस सिचुएशन के अंदर जब हमारा किसान हार्वेस्ट कर रहा है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान है। यही प्रॉब्लम हम देख रहे हैं चने के अंदर भी, कि अगर आप चने की बात करेंगे तो जहाँ के आपके ऑस्ट्रेलिया के किसान को 77 से 78 रुपए के आसपास मिला था, आज हमारे किसान को 55 रुपए मिलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसके अंदर विदेशी किसानों का बड़ा फायदा हुआ है और भारत के किसान एटलीस्ट हार्वेस्ट के टाइम के ऊपर उनको एक बहुत बड़ी चैलेंज फेस करनी पड़ रही है। और ट्रेडिंग कम्युनिटी का भी यही प्रॉब्लम है। अगर आप देखेंगे उन्होंने भी, जिन्होंने बेचारों ने हाई प्राइस में इंपोर्ट किया था, आज आते आते ये हालत होगी है कि सब नुकसान के अंदर है। तो ओवरऑल इवन अगर हम देखें कि अगर इंपोर्ट का एक इंटेंशन था कि कंज्यूमर को फायदा देना, तो कंज्यूमर साइड में रिटेल में इतने भाव नहीं गिरे जितना सरकार एक्सपेक्ट कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली उनका टूल भी नहीं थे उसको रिटेल साइड पे इम्पैक्ट करने का, तो उन्होंने रॉ मटेरियल पे तो इम्पैक्ट किया, लेकिन उसका कंज्यूमर को इतना फायदा नहीं हुआ और भारत के किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पे कंज्यूमर्स को भी उतना फायदा नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, किसानों को भी नुकसान हो रहा है, तो बीच में फायदा किसे मिल रहा है सर? जैसे मैंने आपको बताया, विदेशी किसानों को, जो वहाँ की जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको, उनके लिए तो बहुत अच्छा ये समय है। सस्ते में हिंदुस्तान के अंदर माल रख सकते हैं, वहाँ पे उनका होल्डिंग कॉस्ट भी ज्यादा होता है और इंटरेस्ट कॉस्ट भी ज्यादा होता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उनको दोनों के अंदर सहूलियत मिल रही है। और एट द सेम टाइम अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर आज नहीं तो कल जब भी सरकार अगर एक्सपोर्ट लगाती है, एक्सपोर्ट के ऊपर सॉरी ड्यूटीज लगाती है, इंपोर्ट ड्यूटीज, जैसे ही इंपोर्ट ड्यूटी लगेंगे तो कुछ भाव में करेक्शन आएगा, तो उनको इसका और अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो इसी इंटेंशन के कारण मुझे लगता है कि लाइक डंपिंग हो रहा है, लेकिन इसीलिए सरकार को तुरंत इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो फिर अगेन वही होगा कि भारतीय किसान नुकसान करेंगे और विदेशी जो एक्सपोर्टर्स हैं वहां से उनका बड़ा फायदा होगा। तुअर के दाम तो एमएसपी के नीचे आ ही चुके हैं। अब चने को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चिंता है। चने का इस बार ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी बम्पर क्रॉप है, कहा जा रहा है कि वहाँ से भी सप्लाई बढ़ सकती है। तो क्या लग रहा है, क्या अब पीले मटर को लेकर कुछ संकेत मिल रहे हैं कि अब इसे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को, और चने की इंपोर्ट पर भी कुछ पाबंदी लगेगी? देखिए, हमारा जो व्यू पॉइंट है ग्लोबल ग्रेन्स एंड पल्सेस काउंसिल का बड़ा सिंपल है कि आप पीले मटर, चना और मसूर तीनों पे 60% ड्यूटी इमीडिएटली लेके आइए। क्योंकि अगर ये नहीं किया गया तो जैसे आप बोल रहे हैं कि हम मसूर एमएसपी के काफी नीचे है, चना भी करीब करीब एमएसपी पे, अभी तक तो माल आना चालू नहीं हुआ है डोमेस्टिक माल। और सिमिलरली अगर येलो पीस को नहीं रोका गया, सबसे सस्ती दाल वही है, तो उसका 30 लाख टन तो डंप हो चुका है। दूसरा अगर 7-8 लाख और डंप हो जाएगा, जो हमारे 4 साल की रिक्वायरमेंट है येलो पीस की, तो भाव नीचे ही रहेंगे। सिमिलरली तुअर और उड़द दोनों पे भी हम चाहते हैं कि 30% सरकार तुरंत ड्यूटी लगाए, जिससे भारत के किसानों को नुकसान नहीं हो। आप लोग भी इतने सारे काउंसिल्स है, पल्सेस के इतने सारे ढेरों काउंसिल है, उसके बाद भी कौन ऐसे लॉबिस्ट है, उसके बाद भी इस तरह के सलाह दिए जा रहे हैं कि लगातार इतना बम्पर इंपोर्ट हो रहा है? सर, सलाह ऐसा है कि देखिए, सरकार को काफी
अलग अलग सोर्सेज से सलाह आती है और वो अपने विजडम में सही डिसीजन लेते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कई बार क्या है कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना इतना इजी नहीं है। सरकार को ये अंदाजा नहीं होगा कि हमारा सीधा का सीधा जो इम्पोर्ट है सीधा डबल हो जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि लेकिन अब ये सब डेटा सामने है, तो अब सरकार सकारात्मक सोच रख के भारत के किसान को बचाने के लिए सारी की सारी पल्सेस के ऊपर कुछ ना कुछ ड्यूटी लाएगी या रिस्ट्रिक्शन लेके आएगी। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि भारत के किसान समृद्ध हो। जैसे आप कह रहे थे, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बोला ही है भारत का किसान आत्मनिर्भर होना चाहिए पल्सेस के अंदर। तो अगर उनको ये चीज करना है अगले 3 साल में 5 साल में, तो जी जी उनको जरूर है कि अब इम्पोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लेके आए। जरूर। और हर बजट में भी इस बात को तवज्जो दी जाती है कि हम आत्मनिर्भर होंगे दलहन में तिलहन में, लेकिन उस दिशा में ग्राउंड पर तो कुछ काम नहीं दिखता है। शुक्रिया दीपक जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को। शुक्रिया कुणाल जी आपका, प्रथमेश जी आपका, आप लोगों ने नॉन एग्री मार्केट पर हमारे दर्शकों को अहम राय दी।